हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेल्टर। स्टडी सेल्टर में आपका स्वागत है। आज है 15 जनवरी 2022 और आइए देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन स्थल है पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज़। तो इसका सही आंसर है वेस्ट इंडीज़। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन जो है वो पहली बार वेस्ट इंडीज़ में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में कुल 16 टीमें भाग लेंगी और यह 14वां संस्करण है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का। तो आपको सीधा पूछा जा सकता है कि 14th आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया, तो वेस्ट इंडीज़ में। और यह जो फॉर्मेट है वो 50-50 ओवर का फॉर्मेट है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखते हैं आईसीसी के द्वारा आगामी वर्षों में होने वाली कुछ और प्रतियोगिताओं को। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 में होगा और इसका आयोजन जो है वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ दोनों के द्वारा संयुक्त रूप में किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इसका आयोजन जो है वो पाकिस्तान में होगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 यह भारत और श्रीलंका दोनों में संयुक्त रूप से किया जाएगा, जबकि विश्व कप 2027 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया ये तीनों अफ्रीकी कंट्रियों के द्वारा संयुक्त रूप में किया जाएगा। वहीं T20 विश्व कप 2028 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, चैंपियंस ट्रॉफी 2019 का आयोजन भारत में किया जाएगा। जो भी आयोजन भारत में होने वाले हैं वो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर देखिए वर्ल्ड कप 2031 इसका भी आयोजन जो है वो भारत और बांग्लादेश में संयुक्त रूप में किया जा रहा है। तो जो भी आयोजन भारत में हो रहे हैं उन्हें आप खास तौर पे ध्यान रखिए। जैसे T20 वर्ल्ड कप 2026 इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, भारत और श्रीलंका में। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2019 भारत में और वर्ल्ड कप 2031 भारत और बांग्लादेश में संयुक्त रूप से। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कचाई लेमन फेस्टिवल जो है इसका संबंध किस राज्य से है। तो इस ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, असम और तमिलनाडु। इसका सही आंसर है मणिपुर। इसका जो आयोजन है या ये जो फेस्टिवल है वो मणिपुर में मनाया जाता है और ये एक विशेष प्रकार का नींबू है जिसे जीआई टैग प्राप्त है। यहाँ देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बताया गया है कि कचाई लेमन फेस्टिवल जो है वो मणिपुर में आयोजित किया जा रहा है और ये इसका 18वां संस्करण है। वहाँ का एक गांव है कछाई गांव, ये इसके लिए जो है फेमस है क्योंकि इस मणिपुर का जो कचाई नींबू है वो कहीं ना कहीं इसी गांव के नाम से आया है और इसी का जो है जीआई टैग प्रदान किया गया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका आयोजन सुरक्षित पर्यावरण और ग्रामीण परिवर्तन के लिए जैविक कचाई नींबू विषय के तहत किया गया। इतना हम लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होते हैं ना उनका विषय हम लोग को जानना होता है। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनका सिर्फ ये आप जानिए कि कहाँ किया गया और बहुत तो जीआई टैग उन्हें प्राप्त है या नहीं, ये काफ़ी है इससे संबंधित। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार 10 से 20 जनवरी 2023 के बीच आयोजित होने वाली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा। ऑप्शन है गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या ओडिशा। तो इसका आयोजन जो है वो केरल में किया जाएगा और भारत में इसे आयोजित करने का जो कार्य है वो ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द द्वीप उसके द्वारा किया जाएगा। भारतीय बधिर क्रीड़ा परिषद AISCD के द्वारा इसे आयोजित किया जाएगा। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 10 से 20 जनवरी 2023 के बीच केरल में आयोजित होगा और इसके लिए जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीफ ICFD है उसने अपनी मंजूरी प्रदान की है। इसमें जो है 8 देश भाग लेंगे और इस तरीके का आयोजन जो है भारत में पहली बार हो रहा है, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
कोई भी चीज़ अगर पहली बार हो रहा है तो उसे हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और ये जो है भारत में AISCD के द्वारा करवाया जाता है। ये भारत में एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ है बधिर लोगों से संबंधित, जबकि ICSD अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है जो कि बधिर खेल आंदोलन के एक मेन मॉनेटरी बॉडी है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 ने किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया है? ऑप्शन है ICICI बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक या इंडसइंड बैंक। तो इसका सही जवाब है HDFC बैंक। HDFC बैंक को जो है ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया है। वहीं अगर बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है और इसकी जो अध्यक्ष है वो अतुल चक्रवर्ती हैं। स्थापना 1994 में की गई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे मनाया जाता है? ऑप्शन 2015, 16, 2014 या 2017। आपको बताना है कि आर्म्ड डे फोर्सेज वेटरन्स दिवस ये मनाया जाता है 14 जनवरी को, लेकिन यह कब से इसकी शुरुआत की गई? तो इसका शुरुआत जो है वो 2017 से किया गया है। अब देखते हैं कि आखिर इसका आयोजन किया क्यों जाता है। ठीक है, 2017 से वो 14 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार 2022 में ये छठा आयोजन था इस दिवस का। इसे मनाया इसलिए जाता है क्योंकि इसी दिवस 14 जनवरी 1953 को भारत के जो पहले कमांडर इन चीफ थे फील्ड मार्शल KM करियप्पा, उनकी जो है सेवानिवृत्ति हुई थी, अर्थात वो रिटायर हुए थे। तो उसी के प्रतीक के रूप में इसे प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि 15 जनवरी को जो है वो नेशनल आर्म्स डे मनाया जाता है, आर्मी डे मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल आर्मी डे। और वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है वो मार्शल KM करियप्पा भारत के पहले कमांडर इन चीफ नियुक्त किए गए थे। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स WESP 2022 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितना प्रतिशत लगाया गया है या कितना % अनुमानित है? ऑप्शन है 6.7, 8.4, 9.2 या 7.4। देखिए, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि कुछ प्रश्न के अंदर ही भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट, तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निकाला जाता है ये रिपोर्ट। ऑप्शन यही ऑप्शन में अगर आपको दे दिया जाए कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला जाता है, WB, IMF या फिर यूरोपीय यूनियन, इस तरीके के प्रश्न आपको बनाए जा सकते हैं। इसलिए आपको प्रश्न को भी अच्छे से याद रखना है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 6.7%। अर्थात 2022 में जो GDP वृद्धि का अनुमान लगाया गया है भारत का, वो 6.7% लगाया गया है। पहले यह 8.4% अनुमानित था, लेकिन हम लोग को उतना याद नहीं रखना कि अनुमानित था, बस याद रखना है 6.7% की वृद्धि जो है 2022 में होगी। और यह जो रिपोर्ट है वो कैलेंडर वर्ष के आधार पर निकाला जाता है। ठीक है, जबकि भारत में जो है वो 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, उस आधार पे कोई भी डेटा प्रकाशित किया जाता है अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो भारत के संबंध में और भी कुछ दिया हुआ, जैसे 2022 में 6.7% का वृद्धि होगा और 2023 में जो है GDP में 6.1% की वृद्धि का अनुमान है। वहीं वैश्विक स्तर पर बात करें तो 2022 में जो है 4% की वृद्धि का अनुमान है और 2023 में 3.5% की वृद्धि का अनुमान है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि किस देश ने पहली बार भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की औपचारिक अनुमति प्रदान की है? यह एक बहुत ही बड़ा न्यूज है, क्योंकि भारत का ब्रह्मोस मिसाइल पहली बार किसी देश ने ऑर्डर किया है, और वो कौन है? ऑप्शन है फिलीपींस, वियतनाम, ब्राज़ील और ताइवान।
तो ऐसा करने वाला फिलीपींस जो है पहला देश बना है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहली बार ऑर्डर दिया है। देखते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के लिए जो पहली बार विदेशी ऑर्डर प्रदान किया गया है वो 374 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। वहीं अगर ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेज़ी से गति करता है। वहीं यह एक से कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज़ से, विमान से या ज़मीन से भी छोड़ा जा सकता है। मतलब इसे कहीं से भी जो है वो फायर किया जा सकता है। और बात किया जाए ब्रह्मोस मिसाइल की तो यह भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की जो मस्कवा नदी है उन दोनों के संयुक्त नाम के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। और ये जो डील है 374 मिलियन डॉलर की, तो इसका जो 51% हिस्सेदारी है वो भारतीय कंपनी को मिलेगा, जबकि 49% हिस्सेदारी जो है वो रूस को मिलेगा, क्योंकि ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत और रूस के संयुक्त रूप से बनाया गया है। इसलिए 51% इसका जो है वो भारत को मिलेगा और 49% रूस को इसका प्रदान किया जाएगा इस राशि का। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंडित मुन्ना शुक्ला का निधन हो गया, उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? भरतनाट्यम, कथकली, कथक या कुचिपुड़ी? आपको जो है इन सभी नृत्यों से संबंधित राज्य के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। वहीं अगर बात करें पंडित मुन्ना शुक्ला की, तो इनका संबंध जो है वो कथक नृत्य से था और कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का एक नृत्य है। इन्हें जो है वो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से 2006 में, वहीं साहित्य कला परिषद पुरस्कार 2003 में और सरस्वती सम्मान 2011 से सम्मानित किया गया था। देखिए, अगर किन्हीं का निधन होता है और उन्हें कुछ अवार्ड दिया गया जैसे सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, तो वो फिर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, या फिर दादा साहेब फाल्के या कुछ वैसा अगर प्रमुख पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया तो उन्हें हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो लोग देखते हैं पंडित मुन्ना शुक्ला जो है वो कथक डांस से संबंधित है और उन्हें सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, अविनाश पांडु को भारोत्तोलन का पहला हाई परफॉर्मेंस निदेशक नियुक्त किया गया है, इनका संबंध किस देश से है? नाम से तो लग रहा होगा कि अविनाश पांडु ये भारत से हैं, लेकिन इनका संबंध जो है वो इनका संबंध मॉरिशस से है। इनका संबंध किस देश से है? तो मॉरिशस से। मॉरिशस जो है वहाँ के अविनाश पांडु हैं और इनकी नियुक्ति जो है वेट लिफ्टिंग के लिए किया गया है, ताकि हाई परफॉर्मेंस जो है वेट लिफ्टिंग से भारत को मिले। और इनकी नियुक्ति अगले जो ओलंपिक है उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है, अर्थात अगला ओलंपिक कहाँ है? तो पेरिस में है। पेरिस ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। और पेरिस ओलंपिक कब होगा? तो इसका आयोजन जो है वो 2024 में होगा। अगला है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है रघुवेंद्र तंबर, एस सोमनाथ, इतीरा डेविस या नवरंग सैनी। तो इसका सही आंसर है रघुवेंद्र तंबर। इन्हें जो है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। वहीं अगर बात करें एस सोमनाथ की, तो इन्हें इसरो का अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर के सिवन के स्थान पे। वहीं अगर बात करें भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की, तो इसकी स्थापना जो है 27 मार्च 1972 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।